अब हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हाई एन एलियन पीस ऑफ डीएनए नीड टू बी इंटीग्रेटेड टू ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ होस्ट डीएनए फॉर इट्स क्लोनिंग। यानी कि जो भी आप फॉरेन डीएनए डालते हैं वो कहीं अटैच होना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ, और वो क्या है? ओरी रीजन। क्योंकि बिना ओरी रीजन के उस पर्टिकुलर फॉरेन डीएनए की रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो व्हाट इज दैट सीक्वेंस? दैट इज द ओरी रीजन दैट विल इनिशिएट द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, multiplication of DNA, and that will also decide the copy number of that insert DNA. Okay, who was the first to construct the rDNA? Cohen and Boyer. Okay, name the bacterium whose plasmid was used. That was Salmonella typhimurium. कौन सा यूज हुआ था? Salmonella typhimurium बैक्टीरिया लिया गया था, उसका प्लाज्मिड लिया गया था और कंस्ट्रक्ट किया था कोहन एंड बोयर ने। How was it possible to cut the specific gene? उसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किस तरीके से आइसोलेट किए थे? बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, हाउ आर द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विजुअलाइज्ड? यानी कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो किस तरीके से विजुअलाइज होते हैं? जब आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करी तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो? कैसे? आप उसको इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करते हो, देन इट इज सीन अगेंस्ट द यूवी रेडिएशन, देन द डीएनए looks like the orange bands, they can be visualized as the orange band and that can be removed from the gel and that is called as the elution। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपने बड़े ध्यान से सुनने हैं और इसको अच्छे से आपने करना है। ओके, एक्सप्लेन द बेसिस ऑन विच जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक वर्क। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस बात पर डिपेंड करती है? ये देखो, हमने जेल यूज़ की थी, एग्रोस जेल यूज़ की थी, जिसके अंदर साइज़ यानी कि जो सबसे छोटे वाले डीएनए के सेगमेंट थे वो फास्ट मूव करके आए थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, राइट द टू वेज द प्रोडक्ट ऑब्टेन दिस टेक्निक कैन बी यूटिलाइज। कोई दो तरीके बताओ कि उस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आपको पता है, जो अगर आपने जो डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया, आप उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो, यानी कि आप उसे पीसीआर के द्वारा उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वन इज द एक्सप्लेन द बेसिस ऑन विच जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक एंड राइट एनी टू वेज। Okay, you have to write where this product can be used. This can be used to get the multiple copies that particular DNA, and for the cloning purpose it can be used. Okay, in the fingerprinting also it can be used. Then name the organism in which the vector shown is inserted to get the copies of desired gene. यानी कि ये आपको एक वेक्टर दिखाया गया है। पहली बात तो आप इसे पहचानो, ये कौन सा वेक्टर है? ये है PDR322, है ना, प्लाज्मिड। याद है आपको जो बॉलिवर रोड्रिगेज ने बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था? तो कहते हैं कि किस ये जो वेक्टर दिखाया गया है किस ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया जाएगा? ई कोलाई के अंदर। ओके, मेंशन द एरिया लेबल्ड इन द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। बहुत बार मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ, कॉपी नंबर कंट्रोल करने के लिए कौन जिम्मेवार होता है? ओरी रीजन। दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए स्टार्ट। ओके, देन नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। अब यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर कौन है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। देखो, सेलेक्टेबल मार्कर का क्या रोल है? सेलेक्टेबल मार्कर हमें हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग अलग करने के लिए, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यानी कि जो फॉरेन डीएनए है वो वेक्टर डीएनए के साथ अटैच हुआ है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलता है? अगर डीएनए इस पर्टिकुलर जगह पे जाके अटैच हो गया है तो जब हम उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एम्पिसिलिन से ट्रीट करेंगे, then that bacteria possessing that rDNA that will die because they lost the ampicillin resistance property. Similarly for tetracycline resistance,
अगर इस पार्ट में डीएनए जाके अटैच किया है तो व्हाट विल हैपन, इट लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द टेट्रासाइक्लिन. इज इट क्लियर? सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू. ओके, हाँ जी बेटा, फ्यू मोर क्वेश्चंस आर देयर फॉर यू विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि बड़ी जल्दी आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं. सो बी वेरी पर्टिकुलर फॉर ऑल द क्वेश्चंस विच आई एम डिस्कसिंग इन द वीडियोज. ओके, तो नेक्स्ट है ड्रॉ द फिगर ऑफ वेक्टर PBR 322. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड लेबल द फॉलोइंग. तो आपने PBR 322 का डायग्राम ड्रॉ करना है और इसमें क्या करना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लेबल करना है. ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. यहाँ क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है. यहाँ पे क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है. और ये पर्टिकुलर पार्ट किसके लिए था, इको R1 के लिए. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बैम H1 साल 1 यहाँ पे. ओके, बैम H1 यू कैन लेबल इट हियर. ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है भाई, अगर ओरिजिन नहीं होगा तो रेप्लिकेशन इनिशिएट ही नहीं होगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डिसाइड द कॉपी नंबर ऑफ द इंसर्टेड डीएनए. ओके, फिर आता है वाई इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन. याद है आपको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन इज अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. इट्स ए क्लोनिंग वेक्टर. क्यों? क्योंकि आपको मैंने इसके अंदर बताया था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के अंदर TI प्लाज्मिड होता है, मीन्स दैट इज अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. और व्हेन इट इन्फेक्ट द प्लांट सेल्स देन इट कॉज द ट्यूमर. कैसे ट्यूमर करता है, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम वो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन ट्रांसफर कर देता है प्लांट सेल्स के अंदर. तो अगर हम उस tDNA को रिप्लेस कर दें फॉरेन डीएनए से तो प्रोसीजर वैसे ही होगा, tDNA ट्रांसफर जरूर होगा बट नाउ इट विल नॉट ट्रांसफर इट्स कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी टू द प्लांट सेल. ओके, बल्कि ये हमारा एज ए वेक्टर काम करेगा, यानी कि हमारे फॉरेन डीएनए को वहाँ तक ट्रांसफर करने का काम करेगा. इसीलिए इसको क्या कहा गया है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर. अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डीएनए बीइंग हाइड्रोफिलिक कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ होस्ट सेल. आपको बताया गया था कि डीएनए जो है वो हाइड्रोफिलिक है, वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता. तो किस तरीके से उसको rDNA गेट इंट्रोड्यूस, किस तरीके से उसके अंदर डाला जाता है. आपने अलग अलग टेक्निक्स पढ़ी थी, माइक्रो इंजेक्शंस यूज़ कर कर, बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड करके, या आपने इलेक्ट्रोपोरेशन पढ़ा था. तो कोई भी मेथड इनमें से यूज़ किया जा सकता है जो कि वेक्टर मीडिएटेड मेथड्स हैं, और वेक्टरलेस मेथड है, और वेक्टर मीडिएटेड भी हमने पढ़े हैं इसके अंदर. फिर है वाई इज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सो कॉल्ड. रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सप्रेस करेगा वो आरएनए बनाएगा, और जो प्रोटीन्स बनेंगे दैट आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स. हाउ कैन इट बी हार्वेस्टेड ऑन ए लार्ज स्केल. अगर आप लार्ज स्केल पे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स लेना चाहते हैं तो आपको बायोरिएक्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे. ओके, राइट टू प्रिकॉशंस. आप उसके लिए क्या प्रिकॉशंस यूज़ करेंगे ताकि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो. एक तो उसके अंदर pH कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, फोम कंट्रोल सिस्टम, और किसी भी तरीके का कोई माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो, यानी कि प्रॉपर स्टेराइल कंडीशंस आप यूज़ करेंगे. ओके, फिर है इफ़ अ डिज़ायर्ड जीन इज़ आइडेंटिफाइड, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर जीन जो है आप चाहते हैं दैट इज़ गुड फॉर सम एक्सपेरिमेंट, तो आप किस तरीके से उस डिज़ायर्ड जीन को कट करोगे. सिंपल तरीका है, कैसे कट करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का. क्योंकि जहाँ हमने rDNA पढ़ा है तो हमने बायोलॉजिकल सीजर्स की बात करी है जो कट करती है डीएनए को एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर. ओके, दूसरा है सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज़, यानी कि आप उस डिज़ायर्ड डीएनए की जब मल्टीपल कॉपीज़ लेना चाहते हो तो आपके पास क्या टेक्निक थी, PCR, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा है. हाँ
जी बेटा, few more questions are there. Why are engineered vectors preferred? यानी कि engineered vectors को क्यों प्रेफर किया जाता है RDNA टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स के लिए? क्योंकि they allow easy linking of the foreign DNA. Okay, a vector is engineered with 3 features which facilitate its cloning. यानी कि एक वेक्टर के अंदर 3 ज़रूरी फीचर कौन से होने चाहिए? पहला फीचर ओरी रीजन होना चाहिए, क्योंकि अगर ओरी रीजन नहीं होगा तो आपका जो फॉरेन डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर, यानी कि अगर उसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर्स नहीं होंगे तो आप ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तीसरा रीज़न है क्लोनिंग साइट। जैसे आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के अंदर 2 साइट्स पढ़ी थी, PST1, PBU1, BAM-H1, ऐसे पढ़ी थी ना आपने साइट्स अलग अलग सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर। तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स, क्लोनिंग साइट्स होनी ज़रूरी हैं जहाँ पर पर्टिकुलर एंजाइम आकर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकेगा। ओके, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the role of calcium chloride in the preparation of competent cell? यानी कि कैल्शियम क्लोराइड का क्या रोल है? हमने कहा था कि it is treated with bivalent calcium ion. It increase the efficiency of the cell to take up the foreign DNA. क्योंकि DNA क्या है? हाइड्रोफिलिक है, तो वो कैसे एंटर करेगा? अगर हम उसको कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट कर देंगे then it increase the efficiency of the cells to take up the फॉरेन डीएनए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए प्लाज्मिड डीएनए एंड अ लीनियर डीएनए, दोनों का सेम साइज है, प्लाज्मिड डीएनए है और लीनियर डीएनए है, हैव वन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वेल कट एंड सेपरेटेड। यानी कि आपके पास एक प्लाज्मिड डीएनए है, एक लीनियर डीएनए है, दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया जाएगा तो ये प्रोड्यूस करता है एक स्ट्रैंड, जबकि ये प्रोड्यूस करता है 2 स्ट्रैंड। कैसे? सिंपल है, थोड़ा माइंड लगाओ। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने फर्ज करो यहाँ कट किया तो आपको क्या मिला? एक फ्रेगमेंट। लेकिन उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने यहाँ कट किया तो आपको क्या मिले? 2 फ्रेगमेंट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। फिर आता है, while carrying out a PCR denaturation step was missed। PCR पता है आपको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर उसमें पहला स्टेप जो था डीनेचुरेशन वाला, कि जो डीएनए के दोनों स्टैंड को बहुत हम हाई टेम्परेचर करते हैं और डीएनए के स्टैंड को सेपरेट करते हैं, कहते हैं अगर वो स्टेप ही मिस हो जाए तो प्रोसेस पे क्या इफेक्ट होगा? अगर पहला यानी कि डीएनए के स्टैंड ही सेपरेट नहीं होंगे तो यहाँ प्राइमर की एनीलिंग कैसे होगी? यानी कि पीसीआर नहीं हो पाएगा, ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। ओके, फिर है RDNA molecule was created by ligating a gene to the plasmid vector. By mistake exonuclease is added. देखो, प्लाज्मिड में जीन को ऐड करा पर उसमें क्या हो गया? एक्सोन्यूक्लियस गलती से ऐड हो गया। तो इसका क्या इफेक्ट होगा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में? बड़े ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। कहते हैं अगर रार डीएनए क्रिएट किया गया एक जीन को एक प्लाज्मिड के साथ अटैच करके, गलती से एक्सोन्यूक्लियस डल गया उस ट्यूब में जिसके अंदर आरडीएनए है, तो इससे क्या इफेक्ट होगा ट्रांसफॉर्मेशन में? कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मिड का डीएनए क्या है? सर्कुलर है, नो फ्री एंड। और एक्सोन्यूक्लियस किस पे काम करते हैं? ऑलवेज एट द फ्री एंड्स। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, बताया गया आपको कि एक्सोन्यूक्लियस क्या काम करते हैं? टर्मिनल एंड्स पे काम करते हैं, जबकि प्लाज्मिड क्या है? सर्कुलर है, इट हैज नो फ्री एंड, सो देयर विल बी नो एक्शन ऑफ दिस स्टेप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। बेटा कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से डिस्कस करे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के करे हैं, कुछ सैम्पल पेपर के जो पिछले सालों से काफ़ी बार आ रहे हैं। अब मैं आपको नट शेल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो आपने करने ही करने हैं। जैसे PBR 322 का डायग्राम आप लोगों ने बनाना ही बनाना है। इसके सारे पार्ट्स, चाहे वो सिलेक्टेबल मार्कर हैं, ओरी है, क्लोनिंग साइट्स हैं, इनकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए, आपने इसको लेबल करना है। दूसरा, आपको पीसीआर का प्रोसेस और मैकेनिज्म आपको जरूर पता होना चाहिए, उसकी क्या एप्लीकेशन है जरूर पता होनी चाहिए, और ये पूरा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर, ये आपको जरूर आना चाहिए। एक और बात इसमें,
टैक पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है, कहाँ से इसको लिया गया और इसकी क्या स्पेशलिटी है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। एक हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस पढ़े थे जो एटलीस्ट आपको 5 आने चाहिए, उसको आपने टैबुलर फॉर्म में बनाना ही बनाना है कि वो कौन सी साइट को आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ कट प्रोड्यूस करते हैं और उससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, ओके। फिर आपको मैंने स्टार्टिंग के एक वीडियो में बताया था किस तरीके से वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं और फिर कैसे वो दोनों आपस में आके जुड़ते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए। वो क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है। फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्यों है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमने इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट और बात करी थी बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर का क्वेश्चन भी काफ़ी सालों से लगातार आ रहा है, या तो उसका डायग्राम बनाना आता है या बायोरिएक्टर के क्या यूजेस हैं ये बताने होते हैं आपको, वो ज़रूर आना चाहिए। और समटाइम पूरा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जैसे प्रोसेस ऑफ द आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तो आपको वो क्लियर होना चाहिए, वो पूरा आपने फॉर्म में आपने लिखना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको और बताया था बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर में क्या डिफरेंस है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि आपको आने ही चाहिए, मतलब जो आपके इस चैप्टर का बेस बनाते हैं। उसके बाद आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और कुछ मैं आपको एज एन असाइनमेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगी ताकि आपका ये चैप्टर पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए, ओके।